2, 3, 4 और 5 में से एनी टू। ये बात रट लो। सही है। फिर चलते हैं आगे अपने इंपॉर्टेंट काम की तरफ। तो बेटा हमें पहला क्वेश्चन, पहले आप लोगों को बेटा जब आप पेपर के हॉल के अंदर जाएंगे तो हिस्ट्री के पेपर के अंदर आपको तीन चीजें देगा। जब आप हिस्ट्री के पेपर के अंदर बेटा बैठेंगे तो याद रख लेंगे, जब आप अपने हिस्ट्री का पेपर देने जा रहे होंगे बेटा तो आपको वो तीन चीजें देगा। जब आप अपने हिस्ट्री का पेपर देने जाएंगे तो पहले पहली आज के दिन मैं आपको बात समझा दूं। जब आप अपना हिस्ट्री का पेपर देने जाएंगे तो वो आपको तीन डॉक्यूमेंट्स देगा। कितने डॉक्यूमेंट्स देगा बेटा आपको? वो आपको देगा 3 डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट नंबर 1 होगा बेटा आपका, इंसर्ट। डॉक्यूमेंट नंबर 2 होगा बेटा आपका क्वेश्चन पेपर। और डॉक्यूमेंट 3 होगा बेटा आपका आंसर बुकलेट। याद रख लो बेटा कि इस्लामाबाद का जो पेपर होता है वो आप पेपर के अंदर ही सॉल्व करते हैं, जबकि पीएसटी का जो हिस्ट्री का पेपर होता है वो अपनी आंसर बुकलेट के अंदर आप लोग सॉल्व करते हैं। सही, आपको एक आंसर बुकलेट दी जाएगी जिसके अंदर आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, तो पहली पहली शक्ल ये बेटा, ये इंसर्ट कहलाता है। इसके यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा, देखें ये इंसर्ट लिखा हुआ होता है। यहाँ पर कहाँ है भाई? इसके ऊपर इंसर्ट क्यों नहीं लिखा हुआ? यहाँ पे आपको इंसर्ट लिखा हुआ मिलेगा, ये रहा भाई। ये आपके ऊपर क्या है? ये आपके ऊपर इंसर्ट लिखा हुआ होगा। इसी तरह सेम जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसके ऊपर यहाँ पर आपको क्या लिखा होगा? देखो, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, ये क्या है आपका? क्वेश्चन पेपर होता है। सही है, ये पूरी आपकी डिटेल लिखी हुई होगी। सही है। और फिर तीसरी चीज क्या होगी? आप अपना आंसर कहाँ पे लिखेंगे? आंसर बुकलेट के अंदर लिखेंगे। ये भी आपको अलग से मिलेगी, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। तो पहले चलते हैं बेटा, हमारे पास इंसर्ट है। इंसर्ट के अंदर हमें हमेशा हिस्ट्री के इंसर्ट के अंदर दो चीजें मिलेंगी, एक होगी सोर्स ए और एक होगी सोर्स बी। सोर्स बी होती है पिक्चर सोर्स और सोर्स ए होती है रिटन सोर्स। तो यहाँ पर हमने रिटन सोर्स आसान सी दी, तो मैंने क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे लगा दिया। सोर्स ए क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू सोर्स है, आइडेंटिफाई थ्री, कितनी? 3 ऑफ मोहम्मद अली जिन्नाह's व्यूज ऑन फ्रीडम इन पाकिस्तान। कि जब पाकिस्तान बनेगा तो पाकिस्तान के अंदर क्या किस तरीके का फ्रीडम होगा, इसमें मोहम्मद अली जिन्नाह के व्यूज बता दें, 3 व्यूज। तो पहली पहली चीज क्या हुआ? मोहम्मद अली जिन्नाह ने बोला कि भाई नो बडी कैन कंट्रोल अ कंट्री ऑफ 400 मिलियन पीपल एंड नॉट फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। यानी कि 400 मिलियन लोगों को कोई इतनी आराम से कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर क्या? सो रिमेंबर दिस, यू आर फ्री। आप क्या होंगे? पाकिस्तान के अंदर आप फ्री होंगे। फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, आप पाकिस्तान के अंदर अपने टेम्पल्स में जाने के लिए क्या होंगे? फ्री होंगे। फ्री टू गो टू योर मॉस्क, आप पाकिस्तान के अंदर अपनी मस्जिदों में जाने के लिए क्या होंगे? फ्री होंगे। फ्री टू गो टू एनी वर्शिप ऑफ इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि कोई भी एनी प्लेस ऑफ वर्शिप आप वहां पर जाने के लिए क्या होंगे? फ्री होंगे। आपको कोई इबादत करने से रोकेगा नहीं, यानी फ्रीडम ऑफ क्या होगी आपके पास? फॉलोइंग और रिलीजन होगा। फिर बोला यू मे बिलोंग टू एनी कास्ट। ये बात क्यों की? क्योंकि बेटा हिंदूज के अंदर क्या था बेटा? कास्ट सिस्टम था और वो लोअर कास्ट को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो बोला कि आप भले से किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, हम यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना। सही है, डिफरेंशिएट करना। तो बोला कि हम डिफरेंशिएट किसी के दरमियान नहीं करेंगे। नॉट हेयर देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कम्युनिटीज। यहाँ पर हमारे लिए सब क्या होंगे? एक हो, हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जीव हो, जो भी हो, सब हमारे लिए क्या होंगे? एक होंगे। हम किसी भी रिलीजन को ज्यादा अपोज नहीं करेंगे, किसी भी रिलीजन को ज्यादा फेवर नहीं करेंगे। तो उसने पूछी थी 3 बातें, हमने दे दी। कितनी भाई? 1, 2, 3, 4 और 5। तो क्या बात पता चली मुझे? बात ये पता चली कि भाई पाकिस्तान, ये जो सोर्स बी ए होती है बेटा, इसके अंदर कंटेंट बहुत सारा होता है। आप आराम से इतना आंसर इसके अंदर से निकाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब आते हैं सोर्स बी के ऊपर। सोर्स बी के अंदर बोलता है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट द डिस्कशन ऑन द फ्यूचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन 1947। यानी कि इस सोर्स बी के अंदर वो बता क्या रहा है कि इस सोर्स बी के अंदर हमारे पास कोई डिस्कशन हो रही है फ्यूचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। अब सोर्स बी के अंदर याद रखना, एक हैक होती है, एक चीट कोड होता है। वो क्या होता है? वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। बताया है क्या? यहाँ पे आपको सोर्स बी के बारे में उसने बताया हुआ होता है। ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना बेटा, ये आपको बता रहा होगा कि सोर्स बी के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। तो हम देखेंगे सोर्स बी के अंदर उसने हमें क्या बताया। सीटेड एट द टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बता रहा है हमें वो। बोलता है सबसे पहले कौन बैठा है? जवाहरलाल नेहरू बैठा है। ये क्या है हमारे पास? जवाहरलाल नेहरू है। फिर कौन बैठा हुआ है? लॉर्ड माउंट बैटन बैठा हुआ है। फिर कौन बैठा हुआ है हमारे पास? लॉर्ड माउंट बैटन बना हुआ है। और फिर तीसरा कौन बैठा हुआ है हमारे पास? मोहम्मद अली जिन्ना बैठे हुए हैं।
टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ सब सब कॉन्टिनेंट इन 1947। इसने एक है हमें और क्या बताया कि ये पिक्चर कब की है भाई? 1947 की पिक्चर है। ये पिक्चर कब की है भाई? 1947 की पिक्चर है। और इस पिक्चर के अंदर हमें तीन बंदे बैठे हुए दिख रहे हैं। तो पहली पहली बात क्या होगी बेटा, हम निकालेंगे इसके अंदर से क्या? अपना वैलिड इन्फेरेंस। तो ये बल्कि सबसे पहले हम निकालेंगे भाई अपना सरफेस फीचर। सबसे सरफेस फीचर क्या कहता है मुझे, कि मैंने क्या देखा? मैंने बोला आ जाओ बताऊं। पहली पहली बात मैं यहाँ पे सरफेस फीचर्स मेंशन कर लेता हूँ। मैंने बोला मुझे पहली चीज जो दिख रही है वो दिख रही है पेपर के ऊपर, टेबल के ऊपर पेपर्स रखे हैं मैम। मुझे पहली चीज क्या दिख रही है कि भाई टेबल के ऊपर क्या रखे हैं मैं? पेपर्स रखे हैं मैम। तो मैंने बोला पहली चीज क्या है हमारे पास? पेपर्स ऑन द टेबल। पहली चीज तो मुझे दिख रही है भाई टेबल के ऊपर क्या रखे हैं हमारे पास? पेपर्स रखे हुए हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। हमारे पास देखो बैकग्राउंड में क्या है? बैकग्राउंड में मुझे दिख रहा है मैप बना हुआ है सब कॉन्टिनेंट का। तो मैं बताऊंगा मुझे और क्या दिख रहा है? मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट बैकग्राउंड के अंदर। ये बात मुझे एक और दिख रही है। सही है। फिर हम चलते हैं आगे। दो चीजें देख ली हमने। फिर क्या है हमारे पास? ये जो तीनों बंदे हैं ये करीब करीब बैठे हुए हैं, दूर दूर नहीं बैठे हुए। ये लोग करीब करीब बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ मैं बताऊंगा कि हमारे पास जो जो तीनों पर्सनैलिटीज हैं ये क्या बैठी हुई हैं? ये हमारे पास सिटिंग क्लोज टू ईच अदर। ये भी आसान पॉइंट है। और इसके अलावा क्या दिख सकता है मुझे? हमने सिर्फ और सिर्फ जो दिख रहा है भी उसके बारे में बात करनी है। तो मैंने बोला मुझे एक और बात दिख रही है कि दो बंदे यहाँ पर कपड़ों का अगर मैं नोट करूँ तो मोहम्मद अली जिन्ना सूट में, माउंट बैटन सूट में, और जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमारे पास क्या है? अपने ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर मौजूद है। तो मैंने बोल दिया तीसरी बात, मैंने एक और बात बोल दी। मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंट बैटन जो है वो सूट्स में है, और जवाहरलाल नेहरू जो है बेटा वो किसके अंदर है? ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर। मोर देन इनफ सरफेस फीचर है, हमें इतने सारे चाहिए भी नहीं होते, मगर मैंने आप लोगों की खुशी के लिए इतने सारे सरफेस फीचर निकाल दिए। बेटा मैं एड्रेस आप लोगों की क्वेरीज एड्रेस करूंगा जब मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा पार्ट ABCD। तब मैं आपके ऊपर आऊंगा। सही है। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अभी हम यहाँ पर मैं आपको पूरा सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा। अच्छा भाई अब आते हैं हम किसके ऊपर भाई? वैलिड इन्फेरेंस के ऊपर। वैलिड इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है कि बेटा हमने इसके थ्रू क्या समझा? तो पहली चीज मुझे क्या समझ में आ रही है कि भाई हमारे पास क्या हो रही है? बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है। पहली चीज क्या समझ में आ रही है मुझे कि बहुत ज्यादा क्या हो रही है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है, नंबर वन। सही है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन की हो रही है क्योंकि हमारे पास बात है किसकी? फ्यूचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की। तो फ्यूचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की जब बात हो रही है तो मजाक तो नहीं होगा बेटा। डिस्कशन होगी और बहुत अहम डिस्कशन होगी। सही। उसके बाद क्या होगा हमारे पास? इनमें से कोई भी बेटा हमारे पास हमें मजाक में नहीं लग रहा, सब क्या है? सीरियस है। तो मैंने बोल दिया ऑल द मैन आर सीरियस। हमारे पास जितने बंदे बैठे हैं भाई सबके सब क्या है? सीरियस है। कोई मौज मस्ती के मूड में यहाँ पर नहीं आया हुआ, सबके सब क्या है बेटा? सीरियस उसमें बैठे हुए हैं। और डिस्कशन क्यों की जा रही है? डिस्कशंस आर बीइंग हेल्ड टू डिराइव अ कॉमन ऑफ सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्टेबल। और ये क्यों किया जा रहा है? कि हम सब कॉन्टिनेंट का कोई ऐसा बेटा क्या निकाल सकें? एक कॉमन रिजल्ट निकाल सकें, एक कॉमन फ्यूचर निकाल सकें जो कि सबको क्या हो? एक्सेप्टेबल हो। ये क्या है हमारे पास? वैलिड इन्फेरेंस है। फिर मैं आता हूँ बेटा किसके ऊपर? कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज के ऊपर। इसको देख के भाई मुझे कौन से इवेंट की बात आ रही है? इसको देख के मुझे पता चल रहा है कि भाई हो क्या मसला क्या रहा है? जिन्ना वांटेड सेपरेट स्टेट, नेहरू वांटेड यूनाइटेड इंडिया। जिन्ना चाहता है कि इंडिया क्या हो जाए? अलग हो जाए। नेहरू चाहता है नहीं, इंडिया क्या रहे हमारे पास? एक जैसा रहे। और यहाँ पर हमारे पास एक ही मीटिंग हुई थी बेटा जिसके अंदर तीनों मौजूद थे। ये क्या था हमारे पास? 3 जून प्लान था। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास? 3 जून
प्लान को क्या किया जा रहा है हमारे पास, डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा, अब ये मैंने आपको इतना सारा जो बेटा कंटेंट निकाल के दिया है, इतना सारा जो मैंने आप लोगों को कंटेंट निकाल के दिया है, इसके अंदर से बेटा हमें आंसर के अंदर किस चीज की जरूरत है। तो आपको इसमें से कोई दो चाहिए बेटा, इसमें से कोई दो चाहिए आपको, और इसमें से कोई एक चाहिए, और आपका आंसर 5 5 पे पहुंच जाएगा। आपने ऐड क्या करना है बेटा इसके अंदर, जब आप सरफेस फीचर लिखने लगेंगे तो आप उससे पहले लिखेंगे आई कैन सी। फिर जब आप वैलिड इन्फरेंस लिखने लगेंगे तो आप लिखेंगे बेटा आई कैन इन्फर। अब फिर ये आप जब कॉन्टेक्सुअल नॉलेज लिखेंगे तो आप बताएंगे बेटा आई कैन से दिस। या फिर और आसान करता हूं, हम लिखेंगे दिस रिमाइंड्स मी ऑफ। सही है। तो ये क्या होगा बेटा, हमारे पास इसका पूरा आंसर बन जाएगा। अच्छा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, तो जल्दी से आप हमें क्वेश्चन, मैं आप लोगों की क्वेरीज देख लूँ, क्या क्वेरीज है आप लोगों की। बल्कि मैं कोशिश करूँ क्वेश्चन की बाद ही देखूंगा, फिर मैं जरा रिकॉर्डिंग को पॉज कर दूंगा ना, तो उससे बल्कि रुको, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ हाथ के को जरा। अच्छा भाई, अब हमारे पास सवाल आता है, ये देखो सवाल क्या है, एक्सप्लेन मोहम्मद अली जनास सक्सेस एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। सही है। अच्छा, अब इस सवाल को कराने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं बेटा। हारिस बेटा, मैं इन फालतू चीजों का जवाब नहीं दे रहा, ओके। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा बेटा, आपको पेपर में आंसर बुकलेट कैसे मिलेगी देख ले। ये है आपकी आंसर बुकलेट, ये कहलाती है बेटा आपकी 12 पेज आंसर बुकलेट, जो कि आपको मिलेगी किसकी तरफ से, कैम्ब्रिज वालों की तरफ से आपको ये आंसर बुकलेट मिलेगी। सही, इस आंसर बुकलेट के अंदर हम लिखेंगे अपना नाम, कैंडिडेट नेम, मैंने बोला भाई मेरा कैंडिडेट नेम है। सही है भाई, ये आ गया हमारा कैंडिडेट नेम। फिर यहाँ पर सेंटर नंबर आएगा, मैंने बोल दिया 00, बल्कि पी के से शुरू होता है सेंटर नंबर, PK 666। कैंडिडेट नंबर मैंने बोल दिया 0123। सिलेबस कॉम्पोनेंट 2059। और क्योंकि हम पेपर 1 कर रहे हैं तो हम बताएंगे /01। कॉम्पोनेंट टाइटल क्या है बेटा आपका, कॉम्पोनेंट टाइटल अगर आप पेपर के अंदर भूल जाएं तो आप घबराएगा मत, आप सिर्फ यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको आपका कॉम्पोनेंट टाइटल मिल जाएगा। देखो ये क्या है आपका, यही आपका कॉम्पोनेंट टाइटल कहलाता है। सही, ये कहलाता है आपका कॉम्पोनेंट। तो आपने घबराना नहीं है अगर आप पेपर के अंदर भूल जाए, वैसे इसका नाम है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। ये आपको मिलेगी बेटा कहाँ पर, CIS के अंदर। ये कहलाती है आपकी आंसर बुकलेट, जो कि आपको पेपर के अंदर दी जाएगी, इसके अंदर अपने आंसर्स दिख रहे होंगे। सही है, ये सारी डिटेल आ जाएगी। वैसे ये जो सेंटर नंबर है बेटा, ये और कैंडिडेट नंबर, ये दोनों चीजें बेटा आपको मिलेंगी कहाँ पर, ये आपको मिलेंगी आपकी SOE यानी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। तो आप वहां से इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं, सिंपल सा होता है, घबराने वाली कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। ओके। अच्छा भाई, यहाँ पे आते हैं अब हमारे पास, ये हमारे पास सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या बोलता है, एक्सप्लेन। अच्छा, आप याद रख लेगा कि बेटा आपकी जब बुकलेट मिलेगी आपको आंसर बुकलेट, तो उसके अंदर आपका आंसर किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा होगा। बहुत आसान सी बात होगी, आपका आंसर रिप्रेजेंट हो रहा होगा इस तरह कि यहाँ पर आप लिख रहे होंगे कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे आप उस क्वेश्चन का पार्ट लिख रहे होंगे। सही है। एक बात, अब जो बच्चों के हजार तरीके क्वेश्चन, सर कहाँ से किसके बाहर नहीं लिखना क्या, तो बेटा ये देख रहे हो बॉक्स, देखो बॉक्स बना हुआ है, ये जो पूरा बॉक्स बना है बेटा, ये आपकी राइटिंग इस बॉक्स से बाहर नहीं जानी चाहिए। जो लिखना है आपने वो इसके अंदर लिखना है, इससे बाहर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। सही है, जो भी आपने लिखना है वो आपने इस बॉक्स के अंदर लिखना है, इससे बाहर आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको लिखना अलाउड, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अच्छा, सवाल क्या था, एक्सप्लेन मोहम्मद अली जिन्ना सक्सेस एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बिटवीन 1947 एंड 1948। याद रख लो कि बेटा जो एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन होता है वो हमारे पास हमेशा सिंगल पर्सनैलिटी या सिंगल इवेंट के ऊपर आता है, मल्टीपल चीजों के ऊपर नहीं आता। फिर पूछता है सक्सेस एज गवर्नर जनरल। जब सक्सेस एज गवर्नर जनरल की बात हुई तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं बेटा, आफ्टर पार्टीशन की बात कर रहे हैं। सही है। तो बोला कि मोहम्मद अली जिन्ना की आफ्टर पार्टीशन क्या सक्सेस रही है, बता दो, आसान सवाल है। अब हमारे पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर हमारी जनरल हमारे पास क्या प्रैक्टिस होती है कि हम बनाते हैं इसके अंदर कितने पैराग्राफ्स बेटा, P1
P2 और P3। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही किया, मैंने आपके 3 पैराग्राफ्स बनाए, मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिए, बस आप इनको कंबाइन करेंगे आपका आंसर बन जाएगा। T1 क्या है बेटा, बिल्डिंग अ नेशन। कायदे ने पहला काम क्या किया बेटा, कायदे ने पहला काम किया क्या, आफ्टर गवर्नर जनरल बनने के बाद बेटा इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को क्या किया, इसको स्टेब्लिश किया। पहला काम तो इन्होंने ये किया। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी, बोला कि आप पाकिस्तान के अंदर क्या करें, पाकिस्तान के अंदर आप इंडस्ट्रीज को सेटअप करें। ये सारी जनरल नॉलेज है जो हम पढ़ते हैं लेक्चर्स के अंदर। फिर क्या हुआ, लियाकत अली खान को क्या बनाया इन्होंने बेटा, PM बनाया। और इन्होंने अपनी कैबिनेट फॉर्म की। याद रख लो बेटा, कैबिनेट का काम क्या होता है, कैबिनेट का काम होता है टू एडवाइज PM। सही है। तो ये क्या हुआ, इन्होंने ये 3-4 काम किए। अच्छा, अब इनके इन 4-5 कामों की वजह से क्या हुआ, इनके इन कुछ कामों की वजह से याद रखना, अब हमें यहाँ पर लिंकिंग बैक टू द क्वेश्चन करना है, यहाँ पे इम्पैक्ट या आउटकम की बात करनी है। तो मैंने बताया इसकी वजह से क्या हुआ, इनके इन कामों की वजह से बेटा पाकिस्तान ने क्या करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया हमारे पास। ये हमारे पास बात क्या होगी, मोर देन इनफ होगी। और हम बता देंगे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी, जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी, वो हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास स्टार्टेड टू वर्क। तो ये क्या हुआ, हमारे पास पहला पहला काम हुआ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। तो क्या करना है आपने, मेन चीज जो ये है वो ये है कि आपने अपना जब बातें एक्सप्लेन की तो आपने उसको लिंक भी करना है, आपने अपनी बात को बेटा साथ में लिंक भी करना है आंसर के साथ, क्वेश्चन के साथ। दूसरी बात हमने की है भाई, फॉर द पीपल, एक तो काम किया उन्होंने मुल्क के लिए, पर लोगों के लिए क्या काम किया, इन्होंने बोला कि मैं क्या हूँ, प्रोटेक्टर जनरल ऑफ माइनॉरिटीज हूँ। तो क्या हुआ, इन्होंने फिर पूरे पाकिस्तान का टूर किया, होल पाक। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी माइनॉरिटीज को क्या दी बेटा, रीअश्योरेंस दी कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, हम पाकिस्तान के अंदर आपको सेफ गार्ड करेंगे और ये सारी बातें होंगी। सही है। तो मेन इसके अंदर समझाने वाली बात क्या है बेटा, समझाने वाली बात ये है कि आपने, ये तो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आपने इन पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, बताना है कि क्या क्या किया था, जो हमने पढ़ा लेक्चर के अंदर वो सारी बातें हम बताएंगे। फिर क्या हुआ, प्रोमोटेड फ्रीडम एंड इक्वालिटी। इधर हम लोग रेफरेंस दे सकते हैं किस चीज का, जो अभी हमने सोर्स ए पढ़ी बेटा, सोर्स ए के अंदर हमने जो बात की थी कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, आई डोंट केयर विच कास्ट डू यू बिलोंग टू। ये सारी बातें हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। और फिर बताएंगे कि रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ तो कायदे आज़म ने क्या बनाया, कायदे आज़म रिलीफ फंड बनाया। इस रिलीफ फंड के अंदर बेटा रिच पीपल ने डोनेट किया, रिच पीपल ने इसके अंदर बेटा डोनेट किया। और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास रेफ्यूजी प्रॉब्लम को इन्होंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो ये क्या हुआ, सक्सेस थी इनके लिए। रिजल्ट क्या हुआ, पॉपुलेशन जो थी वो यूनाइट हो गई, इनकी इन प्रोटेक्टर जनरल ऑफ माइनॉरिटी, ये सारी बातों की वजह से। और इसके साथ साथ क्या हुआ बेटा, हमारे पास एक और बात, रेफ्यूजी प्रॉब्लम जो थी, जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम थी, वो भी क्या हो गई बेटा हमारे पास, सॉल्व हो गई। ये क्या था इसका रिजल्ट। फिर तीसरा पैराग्राफ जो मैंने बनाया वो बनाया आर्मी के ऊपर। मैंने बताया कि जब पाकिस्तान बना तो बेटा पाकिस्तान की आर्मी के पास क्या थे, नॉट इनफ सोल्जर्स थे और नॉट इनफ ऑफिसर्स थे। तो क्या सॉल्यूशन निकाला इन्होंने, हायर किए इन्होंने कितने ऑफिसर्स, बाय 500 बेटा इन्होंने, कायदे ने क्या किया बेटा, 500 ब्रिटिश ऑफिसर्स को हमारे पास यहाँ पर इन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, हायर किया था। तो हम ये वाली बात करेंगे कि 500 ब्रिटिश ऑफिसर्स को कायदे ने भाई हायर किया, ताकि आर्मी क्या कर सके, हमारी चलने में, रनिंग में आए आर्मी के पास। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान आर्मी के पास वेपन्स नहीं थे, तो फिर उनको क्या हुआ, अपडेटेड वेपन्स लिए वेस्ट से। और ये सब किया ताकि हमारे पास क्या हो सके, आर्मी सेल्फ सस्टेनेबल हो सके, आर्मी को किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े और स्ट्रांग बन सके। नतीजा क्या निकला इसका, कि हमारे पास पाकिस्तानी आर्मी जो थी वो इंडियन आर्मी को काउंटर करने के एबल हो सकी, यानी कि इंडियन आर्मी इसकी फुल फॉर्म है बेटा, आप लोग घबरा ना जाए। और क्या हुआ, पाकिस्तानी आर्मी ने आगे जाके इंडियन आर्मी को क्या दिया, अच्छा खासा टफ टाइम दिया। तो ये क्या है हमारे पास, इसका एक अच्छा खासा क्या हो जाएगा, आंसर क्रिएट हो जाएगा, आंसर डेवलप हो जाएगा। 7 मार्क्स का, कायदे आज़म की क्या क्या सक्सेसेस हैं और ओवरऑल क्या थी, सक्सेसफुल। ये तो हम सारी बातों को सक्सेस के, हमारे पास क्या कहते हैं, उसके अंदर ही रख के बता रहे होंगे, सक्सेस के जो मेजर होते हैं उसके अंदर ही रख के सारी बातें हम करेंगे कि कायदे आज़म ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, तो अच्छे खान काम होगा। अब आता हूं मैं क्वेश्चन 1 पार्ट डी के ऊपर। याद रख लो बेटा कि हम बात करते हैं कि जब भी हमारे पास बेटा, हमारी क्या जनरल प्रैक्टिस है कि जब भी 10, हम जो बोलते हैं कि जब भी 10 या 14 मार्क्स आएगा तो पैराग्राफ बनेंगे कितने, 5
पैराग्राफ बनेंगे कितने, 5। मगर यहाँ पर बेटा पैराग्राफ बनेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 प्लस कंक्लूजन। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये सवाल जो होते हैं बेटा, इस तरह के सवाल या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सवाल या अर्ली रिफॉर्मर्स के सवाल, ये सवाल क्या मांगते हैं, जितना आंसर पूछा गया उतना। तो हमने 3 चीजें पूछी है, तो हम 3 चीजें ही बताएंगे, हम ज्यादा एक्स्ट्रा बात इसके अंदर नहीं करेंगे। ओके, तो सवाल क्या है, असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग 14 पॉइंट्स, इलाहाबाद एड्रेस, नाउ और नेवर, फॉलोइंग टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इनको क्या करना है, हमने इन सारे इवेंट्स को लिंक करना है किसके साथ, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। इन सारे इवेंट्स को मैं किसके साथ लिंक करूंगा बेटा, समझ लो, इन सारे इवेंट्स को मैं लिंक करूंगा क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी, मुझे बात बतानी है। ये सारी बातें, सारी चीजें क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी। तो आज जो देखते हैं हमने क्या किया यहाँ पर। पहली बात है 14 पॉइंट्स की। तो 14 पॉइंट्स की पहली चीज क्या है, बता कि भाई ये बनी थी इन रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट। फिर जब आप बताएंगे ये क्यों आई, सिंपल 1 लाइन में क्यों आई, उसके बाद इसके अंदर क्या क्या था। तो फॉर एग्जाम्पल, सेपरेट इलेक्टोरेट, 1/3 सीट्स, और फिर मुसलमानों के खिलाफ कोई भी 3/4 मेजोरिटी के अगेंस्ट कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता, और ये सारी बातें। तो हमने यहाँ पर क्या होना करना होगा, प्रॉपरली इनके जो फीचर्स हैं, जो हमारे पास बेटा इसके फीचर्स थे, किसके 14 पॉइंट्स के फीचर्स थे, हमने इनको सिर्फ मेंशन नहीं करना, हमने इनको प्रॉपरली क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और ये हमारे पास हमारे पैराग्राफ का मेन स्ट्रक्चर होंगे। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर हम बताएंगे कि भाई पाकिस्तान ने दिया आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट, और सारी बातें हम करेंगे कि 14 पॉइंट्स के अंदर पाकिस्तान ने बोला भाई हमें अलग मुल्क चाहिए, मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए, हमारे हिंदू साथ नहीं रह सकते, और सारी बातें हमने इन डिटेल करनी है। मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पे बातें क्या क्या करनी है, सही है, नेहरू रिपोर्ट वाली बात करनी है, सेपरेट इलेक्टोरेट, 1/3 सीट, जो जो हुआ उसके अंदर सब बताएंगे। अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ये होता है कि भाई क्या हुआ, इसने मुसलमानों को कर दिया यूनाइटेड। और जब मुसलमान यूनाइट हो गए तो क्या हुआ, मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सपोर्ट में आ गए। जब मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सपोर्ट में आ गए तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अथॉरिटी और पावर मिल गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बेटा क्या अचीव करने में कामयाब हुई, सेपरेट स्टेट, बोले तो इंडिपेंडेंस। सेपरेट स्टेट यानी इंडिपेंडेंस। और ये क्या है बेटा, मेरा ये वाला जो पार्ट है ये है लिंकिंग बैक टू द क्वेश्चन। और ये क्या होता है, हमारे किसी भी आंसर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वाइटल पार्ट होता है कि मैंने इसको लिंक बैक टू द क्वेश्चन करना होता है। अब पैराग्राफ 2 में क्या बताया, इलाहाबाद एड्रेस बताया कि भाई किसने दिया था, अल्लामा इकबाल ने दिया था। इसके अंदर क्या विजन था, 2 सेपरेट स्टेट्स होंगे, फिर मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकता, मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, ये बात मैंने जनरल की हुई है। आप बताएंगे कि मुसलमान और हिंदू क्यों साथ नहीं रह सकता, अल्लामा इकबाल ने क्या बोला, हमारा रिलीजन सेम नहीं है, हम जिस चीज को खाते हैं वो चीज को खुदा मानते हैं, और इस तरह करके हम एक एक चीज बताएंगे। सही है, हम एक एक चीज इन डिटेल बताएंगे, इलाहाबाद एड्रेस के अंदर अल्लामा इकबाल ने क्या क्या बातें की थी, हमने बताएंगे इन डिटेल। उसके बाद क्या होगा, हम बताएंगे कि अल्लामा, अब वही बात है कि अल्लामा क्या कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद एड्रेस के अंदर क्या डिफरेंसेस बताए थे बिटवीन द टू रिलीजन। उसके बाद क्या होता है बेटा हमारे पास, उसके बाद ये होता है कि मुसलमान जो थे वो अपने गोल और अपने पाथ की तरफ क्या होगा, क्लियर होगा कि अब हमें अलग मुल्क की चाहिए, अब हमारी जो मंजिल है वो क्या है, एक अलग मुल्क है, और हमारा इसके अलावा कोई और हल नहीं है। तो मुसलमानों को क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गई ना। और जब मुसलमानों को डायरेक्शन मिल गई तो मुसलमानों ने उस डायरेक्शन की तरफ क्या करना शुरू कर दिया, मुसलमानों ने उस डायरेक्शन की तरफ मोर एफर्ट्स टुवर्ड दी डायरेक्शन विच अल्टीमेटली लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको लिंक बैक टू द क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर इसको आपसे क्या किया बेटा, लिंक बैक किया टू द क्वेश्चन, कि क्या हुआ हमारे पास, मुसलमानों ने एफर्ट ज्यादा करना शुरू करी, और क्या हुआ अल्टीमेटली मुसलमानों ने क्या अचीव किया, इंडिपेंडेंस अचीव की। तो ये इंडिपेंडेंस किस तरह अचीव की, मैंने पूरा बताया कि अल्लामा इकबाल का जो इलाहाबाद एड्रेस था वो क्या था, उसका मुसलमानों पर इम्पैक्ट क्या है, उस इम्पैक्ट के थ्रू हमारे पास किस तरह अचीव हो रही है इंडिपेंडेंस। ये मेन चीजें समझाने वाली आज की क्लास में। फिर तीसरी उसने चीज हमसे पूछी है, भाई बताओ नाउ और नेवर। तो नाउ और नेवर के बारे में बात करेंगे, बताएंगे कि ये क्या था, एक पैम्फलेट था जो कि किसने छापा बेटा, CRA चौधरी रहमत अली साहब ने क्या किया था, इस पैम्फलेट को बेटा हमारे पास पब्लिश किया था। इसके अंदर उन्होंने क्या बात की, मुसलमानों को एम्फोसाइज किया कि आप क्या करना शुरू करो, आप स्ट्रगल करना स्टार्ट करो अलग मुल्क के लिए, इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए आप क्या करना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो, कोशिश करना शुरू करो। इन्होंने पाकिस्तान का आइडिया दिया कि पंजाब, अफगानिया, KPK, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब मिलकर क्या बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। और ये इन्होंने आइडिया कहाँ से लिया था, ये जो पाकिस्तान वाला आइडिया कहाँ से लिया था, कि सेपरेट स्टेट वाली बात जो उन्होंने की थी, इन्होंने कहाँ से आइडिया लिया था बेटा, तो इनका ये आइडिया आया था कहाँ से, हमारे पास लाहौर रेजोल्यूशन से आता है इनका ये आइडिया। जब मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन कर ली,
और बोला कि अब मुस्लिम लीग की ऑफिशियल डिमांड में सेपरेट स्टेट आएगा। मगर मुस्लिम लीग जो थी सिर्फ इस डिमांड को नहीं मान रही थी। मुस्लिम लीग ने बोला कि लाहौर रेजोल्यूशन में मसला क्या था कि मुस्लिम लीग ने बोला कि वी आर ओपन टू ऑप्शंस, अगर हमें कोई अच्छा ऑप्शन मिलता तो हम उसी तरफ भी जाएंगे। मगर चौधरी रहमत अली ने क्या बोला कि नहीं, आपको सिर्फ एक ही डिमांड करनी है, वो है अलग मुल्क, बस आप उसकी डिमांड करें, दैट्स इट, ये छोड़ दें आप अदर ऑप्शन एंड दिस एंड दैट। तो क्या हुआ हमारे पास, इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, मुसलमान क्या हुए, इसका इम्पैक्ट क्या आता है, मुसलमान मोटिवेट हुए, दे स्टार्ट वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स देयर गोल, क्या है, पाकिस्तान। अब इनके पास क्या है, अब क्या है इनके पास बेटा, समझ लो कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या बात शुरू हो गई है, वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स देयर गोल की बात शुरू हो गई, तो मुसलमानों को अभी पता है कि हमने किस चीज के लिए स्ट्रगल करना है, किस चीज के लिए स्ट्राइव करना है, और वो चीज क्या है, इनका स्ट्रगल करना, स्ट्राइव करना टुवर्ड्स अ सेपरेट स्टेट। तो क्या हुआ, दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो इम्पैक्ट और आउटकम, यानी लिंकिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये वाली बात दोबारा आ गई, लिंकिंग बैक टू द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिंकिंग बैक टू द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर आप लोगों का काम नहीं चलेगा। तो क्या हुआ, और फिर P4 यहाँ पे कंक्लूजन बनेगा सर, P5 या P6 तो नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा सवाल में क्या है, हमसे तीन चीजें पूछी हुई हैं, बता के पूछी हुई हैं, तो इन तीन चीजों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो तभी हमारे पास 3 पैराग्राफ्स ऑफ कंटेंट और 1 पैराग्राफ ऑफ हमारे पास क्या आएगा बेटा, कंक्लूजन आएगा। अब ये जो कंक्लूजन है, ये मैं किसी भी पैराग्राफ के ऊपर दे सकता हूँ, ये नाउ और नेवर के ऊपर भी हो सकता है, या इलाहाबाद एड्रेस के ऊपर भी हो सकता है, और ये जिना 14 पॉइंट्स के ऊपर भी हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप जिसके ऊपर चाहें आप कंक्लूजन दें। बेहतर ये होता है कि जो पॉइंट सबसे अच्छा आपने लिखा है, जो पैराग्राफ सबसे अच्छा आपने लिखा है, आप उसके बारे में ही कंक्लूजन दें। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वन क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। नाउ मैं आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पर देख लेता हूँ। ओके, सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैंने ना जब सवाल देखे मई जून 25 जब हमने देखा, तो हमें एक बात रियलाइज हुई कि देखो क्वेश्चन वन तो अच्छा था, हमने कर लिया बुरा, क्या हो गया भाई, क्वेश्चन वन तो इजी था, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन टू में हम आते हैं, डिस्क्राइब द मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ टीटू मीर, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको पता है कि टीटू मीर ने क्या क्या किया, बिल्ट अ बैम्बू फोर्ट एट, बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ सारी सारी, मगर ये वाला सवाल ना काफी रिलेटिवली इजी था। फिर इसके बाद मैं इधर आया, ये वाला सवाल भी इजी था, फिर मैं आया यहाँ पर, तो मैंने देखा यहाँ पर एक 14 मार्क का सवाल है रिलेशंस के ऊपर। तो मैंने बोला कि अगर मैंने ये सवाल नहीं करा तो पूरी पब्लिक मेरे पीछे हो जाएगी, सर ये वाला सवाल करना है हमें। फिर यहाँ पे इसका पार्ट बी भी अच्छा है, तो हमने बोला कि हम क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन फोर जो है उसको सॉल्व करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन को ओवरलुक कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन तो आसान ही है, उनको हम डिस्कस कर लेंगे, इधर ही मैं सॉल्व कर दूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, वो हम देख लेंगे। मेन जो सवाल है वो हमारे पास ये क्वेश्चन फोर है। अच्छा, क्वेश्चन फोर में पहली चीज क्या आती है हमारे पास, क्वेश्चन फोर में डिस्क्राइब मेन फीचर्स ऑफ मुजीब 6 पॉइंट। अब बेटा आपको मुजीब के 6 पॉइंट याद है, तो आपने उसमें से कोई भी 4 बातें लिख दी है, मैं आपको बताता हूँ 4 बातें क्या होंगी। वन, 4 मार्क का सवाल है, 4 फैक्ट्स, डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, पहली बात मुजीब ने कही थी। दूसरी बात मुजीब ने कही थी कि भाई सेपरेट करेंसीज होनी चाहिए, दोनों की क्या होनी चाहिए भाई, सेपरेट हमारे पास करेंसीज होनी चाहिए। डिसीजंस जो हैं वो हमारे पास पॉलिटिकल लेवल पर लिए जाएं, डिसीजंस कहाँ लिए जाए, पॉलिटिकल लेवल पर लिए जाएं, सही है। और फिर क्या है, हर प्रोविंस के क्या होने चाहिए, ओन ट्रूप्स फॉर प्रोविंसेस। तो ये तो बड़ी आसान सा सवाल था ना, मुजीब के 6 पॉइंट, ये तो सबको आते हैं, आप सबको आते होंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं, ये वाला सवाल क्या है, वाई ज़ियाउल हक फेस चैलेंजेस, और ये रिलेशन वाला सवाल। फिर मैं रिलेशन वाले सवाल में आपको बड़ी अच्छी हैक बता दूंगा, तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना आइंदा फ्यूचर के लिए भी, चाहिए। तो आ जाओ, पहले हम जरा सवाल देखते हैं, ज़ियाउल हक ने क्यों चैलेंज फेस की ड्यूरिंग द 1980s। व्हाई डिड ज़ियाउल हक फेस चैलेंजेस ड्यूरिंग 1980s। अब इसके अंदर मुझे एक बात पता है कि क्योंकि 7 मार्क का क्वेश्चन है, देखो मैंने क्या बोला कि 7 मार्क का क्वेश्चन सिंगल इवेंट या सिंगल पर्सनैलिटी के ऊपर आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास सवाल किसके ऊपर है, सिंगल पर्सनैलिटी के ऊपर है। कौन है, ज़ियाउल हक साहब। पहला मसला क्या आया भाई, चैलेंजेस के अंदर क्या बताना है कि हमें गवर्नमेंट इसको रूल करने में क्या मसला आ रहा है। तो मैं पहला मसला क्या भाई, लॉ एंड ऑर्डर का मसला। इसके टाइम पे क्या हुआ बेटा, प्रोविंशियल डिसयूनिटी बहुत बढ़ गई। प्रोविंशियल डिसयूनिटी मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो एथनिक प्रॉब्लम है ना, सिंधी मुहाजिर बलोची पठान, ये जो इनके जो आपस के जो मसले मसाइल होते हैं, लड़ाइयाँ जो होती हैं आपस में, जात के ऊपर लड़ाइयाँ, एथनिसिटी कहते हैं जात को, जात के ऊपर लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गई। वो पठान बोल रहा है तो महाजिर यहाँ पे नहीं रह सकते, महाजिर बोल रहा है सिंधी यहाँ पे नहीं रह सकता, सिंधी बोल रहा है ये सारे इधर क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत बढ़ गई। अब इसकी वजह से क्या हुआ, बॉम्बिंग्स, मर्डर्स,
टारगेट किलिंग्स वगैरह क्या हो गई बेटा, बहुत बढ़ गई। और ये सब चीजें स्पेशली कहाँ पर बढ़ी, कहाँ पर, सिंध के अंदर बढ़ गई। अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो जियाउल हक साहब के पास क्या हुआ, मसला क्या हुआ कि इनके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। और अब इसका फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ शिफ्ट हो गया, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर रादर देन टू रन द कंट्री। इसका फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया, टुवर्ड्स द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इसका फोकस होना कहाँ चाहिए था, टू रन द कंट्री। मगर जब हालात खराब हुए, जब मसले मसाइल हुए, तो इसकी वजह से सारा फोकस इनका शिफ्ट होकर आ गया लॉ एंड ऑर्डर की तरफ, जिसकी वजह से क्या हुआ, बिकेम चैलेंजिंग फॉर हिम। ये क्या हो गया, लिंकिंग बैक टू द क्वेश्चन। ये इंतहाई जरूरी है बेटा, दिमाग में बिठा के रख लें कि जिस तरह को जन्नत में जाने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपको पहला कलमा पढ़ना जरूरी है, जो हमारे पास मुस्लिम स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और या फिर आपको जिंदा रहने के लिए अगर पानी पीना जरूरी है बेटा, तो आपको आंसर में अच्छे मार्क अचीव करने के लिए ये काम करना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको आज ही से बता रहा हूँ, 30 दिन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेगा। ओके, P2 में बताएंगे ओजीडी कैम्प का एक्सप्लोजन। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये आप पूरी डिटेल में बता देंगे कि भाई हमारे पास क्या हुआ। ओजीडी कैंप था, गवर्नमेंट का डिपो था, आर्मी का डिपो था, वहां पे असला रखा हुआ था, आग वाग लग गई, सब हो गया। अब ये जो इवेंट हुआ, इससे मसला क्या हुआ, आर्मी के ऊपर आई बदनामी। और जब आर्मी के ऊपर बदनामी आई बेटा, तो हमारे पास जो जियाउल हक साहब है, ये खुद क्या है, आर्मी पर्सन है। तो क्या हुआ, इनको इसकी वजह से काफी अपोजिशन फेस करना पड़ी, और फिर इसके अंदर प्रेशर के अंदर आके इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीएम भी क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। जब पीएम डिसमिस किया, तो इनकी अगेंस्ट जो अपोजिशन थी वो क्या हो गई, काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से इनकी रूल करना, गवर्नमेंट क्या हो गई, काफी ज्यादा बेटा डिफिकल्ट हो गई। और इनको क्या फेस करना पड़ा, इनको फेस करना पड़ा चैलेंज। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड हो जाएगा, आसान, बड़ा आसान सा ये। और तीसरा है इस्लामाइजेशन। जियाउल हक साहब ने इंट्रोड्यूस की इस्लामिक पॉलिसीज। फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर बेटा रेफरेंस देंगे, थोड़ा सा हम क्या देंगे, रेफरेंस देंगे इस्लामिक पॉलिसीज का। हुदूद ऑर्डिनेंस, जिना ऑर्डिनेंस, हमारे पास ज़कात उशर सब देंगे। फिर हम बताएंगे कि लिबरल्स से बेटा, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, जहर साहब को काफी अपोजिशन फेस करना पड़ी। लिबरल्स के साथ साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज थे बेटा, उनको भी ये बात पसंद नहीं आई। जो वेस्ट था बेटा, वेस्ट को भी ये बात पसंद बिल्कुल नहीं आई कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाइजेशन क्यों हो रही है, इस्लाम इतना क्यों फैल रहा है। तो क्या हुआ, उन्होंने भी अपोज करना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जियाउल हक साहब के लिए गवर्नमेंट करना, रूल करना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। ये 3 सिंपल से पैराग्राफ हैं, जिसके थ्रू आप इसका आंसर बना सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थम्स अप, फास्ट। बहुत आसान सा है, इसके अंदर मेरे ख्याल से नहीं कोई मसला होना चाहिए, सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पैराग्राफ इसके अंदर बन जाएंगे। अब आते हैं सर सवाल के ऊपर। पाकिस्तान हैड गुड रिलेशंस विद यूके सिंस 1947। हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। याद रखो गुड्डू कि जब 14 मार्क का क्वेश्चन होगा, जब 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो इसमें दो साइड्स होंगी। एक साइड होती है बेटा फॉर वाली, सपोर्ट, एक होती है अगेंस्ट। फॉर वाली साइड कौन सी होती है, सपोर्ट वाली। और फिर एक होती है अगेंस्ट, यानी बैड। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि बोला है पाकिस्तान हैड गुड रिलेशंस। तो रिलेशंस दो टाइप के हो सकते हैं, या तो गुड होंगे, और अगर गुड नहीं है तो क्या होंगे बेटा हमारे पास, फिर बैड होंगे। तो फॉर साइड क्या हो गई मेरे पास, गुड वाली, क्योंकि सवाल के अंदर इसने पूछी हुई है, जो सवाल के अंदर पूछता है फॉर साइड कहलाती है। और अदर जो हमारे पास ओपिनियंस या अदर जो पैराग्राफ होते हैं वो अगेंस्ट होते हैं। तो फॉर साइड क्या होगा, गुड रिलेशंस, और बैड रिलेशन वाली क्या हो जाएगी, अगेंस्ट साइड। अच्छा, अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे कि सर ये 14 मार्क का ये रिलेशन वाला आंसर कैसे लिखना है। भाई देखो, मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मैंने इसका बड़ा आसान सा हल निकाला हुआ है। हमारे पास पाकिस्तान की जो आपकी हिस्ट्री है बेटा, वो आती है 1947 से लेकर 1999 तक की रिलेशंस की, आपसे पूछ सकता है। तो आसान तरीका ये है बेटा कि आप बनाएं, देखो आप 1947 से लेकर, क्या 1947 से लेकर 1950 तक एक डेकेड है हमारे पास, 3 साल ये हैं। फिर 1950 से 1960 है। फिर इसकी पावर भी खत्म हो रही है, चार्ज पे लगाते हैं इसको अभी। 1960 से 1970 है। 1970 से 1980 है।
सही है। और 1980 से 1990, और फिर 1990 से 1999 है। राइट। अब आसान तरीका ये है कि आप क्या करें, आप पाकिस्तान के और जो भी रिलेशन का सवाल हो आप इसका आंसर बनाएं, किसके ऊपर आप आंसर बनाएं, डिकेड वाइज। आपका हर पैराग्राफ रेफर कर रहा हो एक डिकेड को, यानी कि आप एक पैराग्राफ P1 हो जाए आपका 1947 से लेकर 1960 तक के रिलेशन के ऊपर, और फिर आप इसमें बता रहे हो कि अच्छे थे या बुरे थे। सही है। ये P1 हो जाए मेरा, फिर ये क्या हो जाए मेरा, P2 हो जाए, ये क्या हो जाए भाई मेरा, तो जरा बेहतर कर दूं मैं, ये हो जाए मेरा P2, ये हो जाए मेरा P3, ये हो जाए P4, और ये हो जाए P5, और सिंपली मेरा आंसर कंप्लीट। तो रिलेशन का बहुत आसान तरीका ये है कि आप आंसर बनाते हैं पैराग्राफ वाइज और पैराग्राफ को करते हैं आप डिकेड वाइज। तो मैंने यहाँ पर आंसर में ही किया, आगे देखते हैं। रिलेशन क्या है विद यूके सिंस 1947 टिल टिल एंड ऑफ योर सिलेबस। ओके। अब मैंने बात की, मैंने बोला 1950s में क्या हुआ, ड्यूरिंग 1950s क्या हुआ हमारे पास। शुरू में पाकिस्तान क्या है बेटा, अनहैप्पी है ड्यू टू रेडक्लिफ अवार्ड। पाकिस्तान को बेटा, पाकिस्तान को हमारे पास यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज नहीं मिले, तो पाकिस्तान क्या है बेटा, अनहैप्पी है। पहली चीज तो मैंने ये बताई कि पाकिस्तान को मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज नहीं मिले। फिर भी क्या हुआ, पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का पार्ट रहा। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने इनसे ऑफिसर्स लिए फॉर आर्मी, 500 ऑफिसर्स लिए। सही है। फिर इन्होंने यूके वालों ने हमें दिए बेटा 1 मिलियन पाउंड फॉर सुई गैस। इन्होंने दिए बेटा हमें $40 मिलियन फॉर रेलवेज की डेवलपमेंट के। और भी आपके, अगर आपको याद हो और भी पॉइंट्स जो हमारे पास हुए हैं बेटरमेंट के लिए आप लिख दें। तो ओवरऑल क्या है देखो, ये एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव है इसके अंदर, बाकी ये सारे क्या है, पॉजिटिव है। तो ओवरऑल रिलेशंस ड्यूरिंग 1950 क्या आते हैं हमारे पास, ओवरऑल शुरुआत में क्या है, गुड रिलेशंस है। फिर हम चले आगे 1960s एंड 70s में आए। ब्रिटेन ने सुएज कैनाल को बेटा क्या किया, इन्वेड किया। पाकिस्तान ने इसको किया अपोज, अपोज बाय पाक, पाकिस्तान ने कर दिया इसको अपोज। फिर होती है इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इसके अंदर ब्रिटेन अपना रोल प्ले करता है, अच्छी बात। फिर 1965 की वॉर के अंदर भी क्या होता है, ब्रिटेन अपना रोल प्ले करता है वॉर खत्म करवाने के अंदर, एक और अच्छी बात। 1970 वॉर के अंदर ये हमें हेल्प नहीं करता, न्यूट्रल रहता है, हमें भी हेल्प नहीं की तो इंडिया को भी हेल्प नहीं की। यहाँ पर होता है इंडिया, बांग्लादेश हमसे अलग। जब बांग्लादेश हमसे अलग होता है तो ब्रिटेन जो है वो बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लेता है और बोलता है कि हम बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री मान रहे हैं। पाकिस्तान को गुस्सा आता है, पाकिस्तान कॉमनवेल्थ को छोड़ देता है। तो क्या हुआ, इसके अंदर क्या पता चला हमें, पॉजिटिव रिलेशन देखो यहाँ पर पॉजिटिव थे, यहाँ पे नेगेटिव है, बल्कि पाकिस्तान ने अपोज किया इनको, पाकिस्तान ने इनको किया अपोज तो नेगेटिव हो गए। फिर यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। और यहाँ पर क्या हुआ, एक्सट्रीम ऑपोजिशन पाकिस्तान ने की, इनको दिखाई कि आपने ऐसी जगह जो अभी हमसे अलग हुई है, आपने उसको फौरन से अलग कंट्री कैसे मान लिया। तो क्या हुआ, इस टाइम पे हमारे रिलेशंस क्या हुआ इनके साथ, बुरे हो गए। ड्यूरिंग 1960s एंड 70s हमारे ओवरऑल रिलेशंस क्या रहे इनसे, बैड रहे। अब क्या होता है, हम आते हैं 1980s में। 1980s में जब यूएसएसआर ने बेटा क्या किया था, 1980s में जब यूएसएसआर ने इन्वेड किया था पाकिस्तान अफगानिस्तान को, तो क्या हुआ हमारे पास, फाइनेंशियल सपोर्ट मिली हमें। ब्रिटिश की जो पीएम थी मार्gaरेट टैचर, ये वो हमारे पास बेटा फर्स्ट फीमेल पीएम थी जो कि जिन्होंने पाकिस्तान को क्या किया था, विजिट किया था। पाकिस्तान को 376, पाकिस्तान और ब्रिटेन ने आपस में क्या की, 376 मिलियन पाउंड की क्या की बेटा, ट्रेड भी की। तो क्या हुआ, ओवरऑल रिलेशंस क्या रहा है हमारे पास, गुड रहा है। इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने जनरल पॉइंट्स लिखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। फिर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर भी क्या हुआ, अब देखो मेरे पास क्या है, बल्कि मैं लास्ट पैराग्राफ के बाद समझाता हूँ कोई बात। फिर क्या हुआ, 1990s आता है। पाकिस्तान की बेटा प्रो वेस्ट पॉलिसी, प्रो वेस्ट पॉलिसी पाकिस्तान की क्या कहती है, कि हमने वेस्टर्न कंट्रीज को सपोर्ट करना है, वेस्टर्न कंट्रीज हमारे एलाय हैं, ये कहलाती है प्रो वेस्ट पॉलिसी। तो पाकिस्तान भी अपनी प्रो वेस्ट पॉलिसी पे क्या कर रहा है बेटा, अमल कर रहा है, रिलेशन अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, पाकिस्तान ने कर लिया न्यूक्लियर न्यूक्लियर टेस्ट।
इसके ऊपर पाकिस्तान को सिवियर अपोजिशन करना फेस करना पड़ी, पाकिस्तान को फेस करना पड़े सैंक्शंस। और ये सब यूएस से नहीं, ये ग्लोबल हमें सैंक्शंस फेस करना पड़े। हमारी जो एड थी वो क्या हो गई, बंद हो गई। ये तो था हमारे न्यूक्लियर का नतीजा। मगर इस टाइम से पहले हमारे पास बेटा 1999 में क्या हुई बेटा, कारगिल की वॉर हुई, जिसके अंदर ब्रिटिश ने पाकिस्तान के ऊपर इतना हार्ड स्टांस नहीं लिया, बल्कि ब्रिटिश ने पाकिस्तान को बोला कि आप भाई इस वॉर को बंद करें, आपने जो वॉर स्टार्ट किया कारगिल के ऊपर आप इसको क्या करें, खत्म करें, आज पाकिस्तान सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो हमारे पास P4 में यानी क्या हुआ, रिलेशंस क्या है 1990s में बैलेंस्ड है। अब दिखाता हूँ, देखो मेरे पास ओवरऑल जो पैराग्राफ है, 4 पैराग्राफ, इसके अंदर क्या हो रहा है, गुड के कितने हैं, बैड के कितने हैं और बैलेंस के कितने हैं। गुड के हैं बेटा मेरे पास, गुड, बल्कि इनको मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो अब मैं अपने आंसर की ओवरऑल अगर मैं समरी निकालूं, तो गुड के हैं 2 पैराग्राफ्स, बैड का है 1 पैराग्राफ, और बैलेंस का है 1 पैराग्राफ। तो ओवरऑल मेजोरिटी किसकी है हमारे पास यहाँ पर, गुड की। तो मैं अपने कंक्लूजन के अंदर बताऊंगा, ओवरऑल द रिलेशंस विथ ब्रिटेन हैव बिन गुड, और हम इसको प्रॉपर डेवलप कर देंगे। तो ये क्या है हमारे पास इसका प्रॉपर तरीका होता है रिलेशंस का आंसर लिखने के लिए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन, हमारे पास जो बाकी क्वेश्चन है बेटा, आज को भी देख लेते हैं। ओहो, देख लो भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। यहाँ पर सवाल क्या है, अचीवमेंट्स ऑफ टीटू मीर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपने सिर्फ टीटू मीर के बारे में लिखना है। फिर क्या है, एक्सप्लेन बाय औरंगजेब सक्सेसर फेस चैलेंज एज अ रूलर्स, औरंगजेब के सक्सेसर्स को क्यों चैलेंज फेस करना पड़ा, तो हम बताएंगे भाई लार्ज एम्पायर वाली बात बताएंगे इसके अंदर, वीक आर्मी वाली बात बताएंगे इसके अंदर, नोबिलिटी वाली बात बताएंगे इसके अंदर, के जो दरबार था, जो नोबिलिटी थी बेटा, वो क्या थी हमारे पास, वो हमारे पास वर्क करी थी फॉर देयर ओन बेनिफिट। सही है, ये सारी बात आएगी इस वाले पैराग्राफ, इसके अंदर 3 पैराग्राफ के आपके आपके आराम से निकल आएंगे। फिर यहाँ पर क्या है, एजुकेशनल चेंजेस rather than economic policies led to Indian opposition to the British during late 18th and early 19th centuries। याद रख लो भाई, 18th सेंचुरी क्या होती है, 18th सेंचुरी क्या होती है भाई, कौन बताएगा मुझे। 18th सेंचुरी होती है बेटा, याद रख लो कि 1700 से लेकर 1800 तक ये होती है 18th सेंचुरी, और फिर 1800 से लेकर 1900 तक बेटा ये होती है 19th सेंचुरी। अभी हम बैठे में 21st सेंचुरी में, तो 2000 चल रहा है, ओके। तो यानी कि 1750 से लेकर 1850 तक आपको पता है बेटा कि यहाँ पर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉज की सवाल हो रही है, लेड टू द इंडियन ऑपोजिशन, मतलब क्या है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का कॉज पूछ रहा है, बस अलग तरीके से। एजुकेशनल चेंजेस और इकोनॉमिक पॉलिसीज। एजुकेशन में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बताए तो मैं आपको जरा, यहाँ पर आपके आंसर क्या बनेंगे, P1, P2, P3, P4। एक आप बनाएंगे बेटा एजुकेशनल पे, और 3 बनाएंगे इकोनॉमिक पे, आसान करेंगे। एजुकेशन में आप बताएंगे क्या क्या बातें करेंगे हम यहाँ पर, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाना, सही है, हमारे को एजुकेशन, और ये सारी बातें। जस्ट गिव मी सेकंड, यार मैं जरा अपना जरा आईपैड का चार्जर लेकर आऊँ, ताकि हमारे पास रिकॉर्डिंग मैंने कंटिन्यू नहीं की। अच्छा, फिर लास्ट में हमारे पास क्या, टू व्हाट एक्सटेंट वर मोहम्मद अयूब खान इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ हिज डोमेस्टिक पॉलिसीज। यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है, देखो की वर्ड क्या है, की वर्ड है मेरे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये क्या है कीवर्ड। एक और कीवर्ड भी है मगर, डोमेस्टिक पॉलिसीज। तो मैं क्या करूंगा, P1, P2, P3, P4, इकोनॉमिक, सोशल, एग्रीकल्चर, ये सारे इकोनॉमी का पार्ट है बेसिकली, सही है। इंडस्ट्रियल, और इसको बल्कि मैं यहाँ से जरा हटाता हूँ,
क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज में सारी बातें आती है ना। तो हम यहाँ पे लाते हैं, नंबर 1 पे लाते हैं इंडस्ट्रियल को। और आएगा मेरे पास हेल्थ रिफॉर्म्स। ये हमारे पास 4 पैराग्राफ बनेंगे। P5 बेटा मेरे मेरे पास बनेगा कंक्लूजन। इसके अंदर मैं बेटा फॉरेन पॉलिसी ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि बात हो रही है किसकी, डोमेस्टिक पॉलिसीज की। और फॉरेन पॉलिसी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज में हमारे पास फॉल नहीं करती। सही है बेटा बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास पूरा मई जून 2025 का क्वेश्चन पेपर जो बेटा हमने कंप्लीट किया, इन डिटेल डिस्कस किया, प्रॉपर सॉल्व किया, जो भी क्वेरीज थी आप लोगों ने सॉल्व की। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है।